बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों की अमवात पर इज़हार अफसोस किया और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत की है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि सिविल नाफरमानी समेत बानी पीटीआई के हर फैसले पर अमल करेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज कहा गया कि इंसानी जो स्मगलिंग है इंतनाक जुर्म है और इस गिराने फेल की रोकथाम के लिए इक़दाम भी करने चाहिए। करें, किसने रोका है? करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। सदीकुल फारूक साहब इंतकाल फरमा गए आज। बड़े ज़बरदस्त उनसे एक ताल्लुक़ रहा बहुत अरसे, और असीरी में भी उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे मुशर्रफ साहब के दौर में। और एक मरहला ऐसा आया था कि वो सदीकुल फारूक साहब को भूल गए थे वो जेल में डाल के, कि मतलब पता नहीं चल रहा था कि उनको निकालना कैसे है, कब निकालना है। वो बड़ा किस्सा हुआ था। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बड़े ज़बरदस्त जो है वो एज अ पर्सन बड़े ज़बरदस्त थे। तो बाकी ये है कि आज यौम शुदा मनाया गया, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन सिविल नाफरमानी के मामले पे उन्होंने कहा कि भी उस पर डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा मामला जो मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाए, मुल्क सबका है, इंतशार की तरफ लेके जाए, बदअमनी की तरफ लेके जाए, मामलात को कहीं बहुत टकराव की तरफ ले जाए, मेरे ख्याल से उससे गुरेज़ को करना चाहिए। और मेरा अपना गुमान ये है कि अब ये मामलात कहीं बातचीत की तरफ आके बढ़ेंगे। बयानात में तलखी आएगी, जो मैंने कल भी बात की थी, बयानात में तलखी आएगी, मज़ीद एस्केलेशन होगी, लेकिन उसके साथ ही फिर एक ठहराव की तरफ चला जाएगा। ज़ाहिर है हालात ऐसे हैं पूरी दुनिया के, पूरे ख़त्ते के, उसमें हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि हम उस कशीदगी को और बढ़ाएँ, अपने दाखिली जो इश्यूज़ हैं उनको। अच्छा, सीरिया जो है, शाम टूट गया, शाम भी टूट गया। और ये जो शाम है, ये ज़ाहिर है कि इसको तकरीबन ये 100 साल रहा इस तरह से, इस नक्शे पे। और ज़ाहिर है सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद शाम वजूद में आया था, और ये फ्रेंच मैंडेट में चला गया था। ये पूरा इलाका तकरीबन 100 साल तक ये इलाका एक मुल्क के तौर पे रहा। इससे पहले इसका जोग्राफिया कुछ और था, फिर उससे पहले कुछ और था। और ये जो अब नया नक्शा मशरिक़ वस्ता का, ये इस पूरे रीजन, मशरिक़ वस्ता असल में यूरोप की टर्म है। मिडल ईस्ट जो है ना, वो यूरोपियंस की टर्म है। यूरोप ज़ाहिर है कि ईस्ट, तो ईस्ट को कहता था, और फिर मिडल के वो दरमियान में ईस्ट है तो वो मिडल ईस्ट कह देते थे यूरोपियंस। तो अब आज की दुनिया में पता नहीं ये टर्म्स, लेकिन बहरहाल क्योंकि मिडल ईस्ट में रहने वाले ख़ुद भी जो लोग हैं वो इसको मीना के नाम से, क्योंकि वो इसमें नॉर्थ अफ्रीका को भी ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि ये कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई MENA जो है, क्योंकि अफ्रीका जो है उसमें इजिप्ट आता है, लेकिन उसमें बहुत से मुल्क और आते हैं, सूडान आता है, ये सारे ममालिक जो अरब ममालिक हैं, बहुत से अरब ममालिक, तो वो शायद उसके साथ ट्यूनीसिया और ये उसके साथ कुछ जोड़ते हैं लिबिया के लिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये MENA की टर्म भी कोई ऐसी टर्म है। मतलब ज़ाहिर है ब्लॉक्स बनते हैं अपना अपना जो भी सिलसिला है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात ये बताऊं कि देखें जो सीरिया है ना, इसमें क्या हो रहा है इस वक्त, ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते। अभी जो कुछ हुआ है उसके क्या ये एब्रप्ट फैसला है, या इसका कोई बहुत इसके पीछे कोई डीप थिंकिंग है, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब 2010 के आखिर में और 11 में जब ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ मामला, तो ये स्टार्ट हुआ ट्यूनीसिया से, और फिर उसके बाद जो है दूसरा मुल्क जो लपेटे में आया, क्योंकि वहाँ के जो ज़ैनुल आबदीन थे ट्यूनीसिया के, उनकी हमायत जो है वो फौरी तौर पे कर दी लिबिया के कर्नल गद्दाफ़ी ने। और उसके बाद फिर लिबिया में भी हंगामे शुरू हो गए। अच्छा, लिबिया जो है उसको अगर हम देखें तो लिबिया जो है वो 6 मुल्क उसके ओस पड़ोस में, उसके जो हमसाए हैं वो 6 मुल्क हैं।
एक तो जाहिर है कि शुमाल में अगर हम देखें लिबिया के तो मेडिटेरियन सी है, बड़ा मेडिटेरियन सी शुमाल में, पूरा ये शुमाली अफ्रीका का मुल्क है लिबिया। और एक तरफ फिर हम इसमें देखें मशरिक में तो इजिप्ट है, मगरिब में देखें इसके तो अल्जेरिया है, और फिर जो है वो अगर हम शुमाल मगरिब में देखें तो ट्यूनीसिया है, और फिर उसके बाद अगर हम इसमें जनूब मशरिक में देखें तो सूडान है। अच्छा, तो ये जो मुल्क हैं, और इसी तरह से फिर चाड है जनूब में, बिल्कुल इस नक्शे में हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल लिबिया के जो 6 जो हैं वो पड़ोसी हैं, चाड, अल्जेरिया, इजिप्ट, सूडान और ट्यूनीसिया, ये सारे मुल्क जो हैं ये लिबिया के पड़ोसी हैं, पड़ोस है लिबिया का। अब इसमें इशू ये है कि जो जब ये अरब स्प्रिंग शुरू हुई तो साथ ही कर्नल गद्दाफी जो हैं उन्होंने हमायत का ऐलान किया और लिबिया में भी हंगामे शुरू हो गए। अच्छा, वो हंगामे जो थे वो उतने नहीं थे। एक तो जाहिर है कि कर्नल गद्दाफी के साहबजादों के हवाले से एक बेचैनी भी थी, वहाँ सब कुछ था, लेकिन इतने हंगामे नहीं थे जितनी वहाँ पे जो है वो मगरिबी ममालिक ने उसको हवा दी, उस आग को भड़काया। अब हुआ ये, अच्छा लिबिया के बारे में एक जहन में रखें कि लिबिया जो है वो इटालियंस के पास रहा है। लिबिया इटालियन जो है वो यानी आप कहें कि कॉलोनी रहा है, या जो उससे पहले लिबिया ऑटोमन्स के पास था, और ऑटोमन्स एक तवील अरसे तक रहे। उससे पहले जो है वो रोमन्स के पास था, लेकिन ऑटोमन्स के पास रहा बहुत अरसे, 1551 से गालिबन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा। उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही ऑटोमन एम्पायर टूटी तो यहाँ पर इटली आ गया। अच्छा, और इटली जो है ये जहन में रखें कि पहली जंग अजीम में अगर हम ये 3rd स्लाइड देखें तो इटली जो है वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के साथ था। यानी इटली जो है वो मुकाबले पे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ये मुल्क थे, तो इस तरफ जो है वो इटली जो है वो जर्मनी के साथ था और ऑटोमन एम्पायर के साथ था। तो बहरहाल इटली जो है वो यहाँ पर इटली ने आके जो है वो कब्ज़ा किया, और इटली जो है वो, अच्छा 2nd स्लाइड हम देखें ना, 2nd स्लाइड, तो उसमें हमें लिबिया के नेबर्स बड़े क्लैरिटी के साथ नज़र आते हैं, और उसमें जो है वो हमें अल्जेरिया, नाइजर, इजिप्ट, चाड, सूडान, ये हमें सारे मुल्क नज़र आ रहे हैं, ट्यूनीसिया, ये लिबिया है, और ऊपर मेडिटेरियन सी, तो 6 मुल्क हैं। अच्छा, अब लिबिया जो है ये इटालियन है, ये जहन में रखें, इटली की कॉलोनी। और यहाँ पर जो मुज़ाहमत हुई उसके बाद आज़ादी के लिए, जो यहाँ पे जंग लड़ी इटालियंस के ख़िलाफ़, वो लड़ी बहुत से लोगों ने, लेकिन एक शख्स का नाम जो है वो बहुत मशहूर है और ज़बरदस्त, वो लॉयन ऑफ द डेजर्ट जिन्हें कहा जाता है। 20 साल तक वो शख्स जो है वो लड़ता रहा सहराओं में इटालियंस के ख़िलाफ़, और उसका नाम था उमर मुख्तार। 1981 में मूवी भी आई उमर मुख्तार के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी मुल्कों में बैन वगैरह लगा। उस मूवी की फंडिंग जो है वो कर्नल गद्दाफी की तरफ से हुई थी। बहरहाल तो उमर मुख्तार जो है उसको फिर इटालियंस, उनको उमर मुख्तार को इटालियंस ने फिर फांसी दी। उनके सारे जो उनके अहबाब थे, 73 साल की उम्र में उमर मुख्तार को फांसी दी। ये वो इटली है जो हिटलर के साथ है, और ये वो इटली है जहाँ जिसके एक बदतरीन आमिर उस वक्त इटली पे हुक्मरान था जिसका नाम था मुसोलिनी। और मुसोलिनी को भी पकड़ के इत्तेहादी फ़ौज, जब ये जंग ख़त्म हुई, दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे से कुछ अर्सा पहले, मुसोलिनी को भी पकड़ लिया, क्योंकि मुसोलिनी यहाँ पे अफ्रीका के अंदर, इटालियंस यहाँ पर भी काबिज़ थे और यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। बार-बार पकड़ के, और ये हुआ कि उसको फिर फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मार दिया गया, उसके 15 साथियों समेत। और वो ग्राफिक विजुअल हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पे, तस्वीर नहीं दिखाएंगे वो, लेकिन बाद में ये हुआ कि उसकी लाशें जो है वो इनकी उल्टी लटका दी गई मुसोलिनी के साथ। अच्छा, अब ये हुआ कि उसके बाद उमर मुख्तार का तो जाहिर है कि उनको तो फांसी दे दी गई थी, लेकिन एक और शख्सियत जो थी शाह इदरीस, वो फिर इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद वो शाह इदरीस आ गए। और शाह इदरीस जो है 1951 से लेके फिर शाह इदरीस जो है वो यहाँ पे 69 तक, 1969 तक शाह इदरीस रहे। और फिर यहाँ पे बगावत हुई, फौजी बगावत,
और फौजी बगावत हुई तो उसके बाद फिर कर्नल कद्दाफी 1969 में। अच्छा, कर्नल कद्दाफी आ गए, लेकिन एक साल के बाद ही वो उनके जो करीबी दोस्त थे वो जमाल अब्दुल नासिर थे, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कर्नल कद्दाफी की कि ये किसी तरह से पैन अरबिज़म का दौर था ना, तो ये किसी तरह से पैन अरबिज़म हो जाए, इकट्ठे हो जाएं इजिप्ट के साथ। इजिप्ट पड़ोसी है। और फिर उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया अचानक, लेकिन उसके बाद जब अनवर सादात आए तो उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, यानी कर्नल कद्दाफी के। और बड़ा तवील अरसा कर्नल कद्दाफी ने गुजारा। और कर्नल कद्दाफी जो है वो ज़ाहिर है कि उनकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, वो पसंद आए नापसंद आए, बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन मैं उस बात पे जा रहा हूँ कि जब उनका तख्ता उल्टा गया, हंगामे शुरू हो गए। हंगामे शुरू हुए ये तबरूक के इलाके से, तबरूक, बनगाजी, त्रिपोली, यानी लिबिया बहुत बड़ा है, तो उसके अगर आप नक्शा देखें लिबिया का, तो लिबिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और उसके एक हिस्से में तबरूक है, तो बनगाजी है, तो दूसरे हिस्से में जो है वो हमें नज़र आता है कि वहाँ पे जो है वो ट्रिपोली है और ये बाकी। तो वहाँ पर ये हुआ कि फिर उसके बाद जो अमेरिकन हैं उन्होंने, और ज़ाहिर है कि रेबल्स जो थे, जो बागी थे कर्नल कद्दाफी के, उनके ख़िलाफ़ उनको सपोर्ट किया। अमेरिका ने भी सपोर्ट किया और उसके बाद फ्रांस ने भी सपोर्ट किया। अब हिलरी क्लिंटन ही कहती हैं, हिलरी क्लिंटन जो है वो उस ज़माने में ये सारा जो भी कुछ हुआ उसका मलबा जो है वो जाता है, सारा मलबा जो है हिलरी क्लिंटन पे जाता है कि उन्होंने ये क्यों किया और उसके नतीजे में क्या हाल हुआ और कैसे सारा। तो वो जो है बहरहाल ये हुआ कि किंग जो शायद रीस थे उनको जब कर्नल कद्दाफी ने आके तख्ता उलट दिया तो वो तुर्की का दौरा कर रहे थे। उस वक्त तुर्की के दौरे पे थे, तो वहाँ पर कर्नल कद्दाफी आ गए। तो फिर जो शायद रीस थे वो बाहर ही रहे और उनका काहिरा में ही उनकी तदफीन हुई और उनकी काहिरा में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई, शायद रीस की मदीना मुनव्वरा में। और कर्नल कद्दाफी यहाँ पर आ गए और कर्नल कद्दाफी फिर एक तवील अरसे उन्होंने ज़ाहिर गुजारा। अच्छा, अब ये हुआ कि जब ये स्टार्ट हुआ, ये हंगामे सारे शुरू हुए, तो ये मार्च में, सेकंड स्लाइड कोट कर रहा हूँ, मार्च में हिलरी क्लिंटन जो है उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद जिब्रील से। ये BBC 15 मार्च 2011। और उसके एक महीने बाद मैं अगर BBC को देखूँ 15 अप्रैल 2011 को, तो यानी मार्च से एक महीने बाद ओबामा, कैमरॉन एंड सरकोजी उन्होंने कहा कि कद्दाफी को हर हाल में जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये खैर मामला आगे चलते रहे और फिर उसके बाद ये हुआ कि एक एयर कॉरिडोर उन्होंने दिया। 104 मुल्कों ने, ये जो नेशनल गवर्नमेंट बनी थी, जो रेबल्स ने बना ली थी, उनको 104 मुल्कों ने, अरब लीग, EU, सारे मुल्कों ने उसको मान लिया। यानी कद्दाफी अभी जिंदा थे, ये 2011 के अंदर ही सारा कुछ हुआ। तो ये हुआ कि उनको तस्लीम कर लिया कि ये कद्दाफी नहीं है बल्कि जो दूसरे रेबल्स हैं उनकी हुकूमत है। और उसके बाद ये हुआ कि नेटो ने एयर कवर दिया ताकि रेबल्स जो हैं, जो कर्नल कद्दाफी के मुखालिफ हैं, वो आराम से जा सकें। जो बड़ा मुल्क है ना, बड़े मुल्क, यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई बड़े मुल्क में कि यहाँ बगावत है और यहाँ पर कर्नल कद्दाफी हैं और ये बड़ा मुल्क है। अब यहाँ से यहाँ बॉम्बिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ बॉम्बिंग हो तो उधर से नेटो और बाकी मुल्क सारे, तो एयर कवर चूँकि प्रोवाइड हो गया तो वो बॉम्बिंग सारी रुक गई और एयरफोर्स भी नहीं हिल सकती और यहाँ इतनी दूर कैसे जाएं। तो बहुत बड़ा डेजर्ट है बीच में, बहुत बड़ा एक इलाका है, डेजर्ट तो नहीं लेकिन आप कहें कि एक बहुत बड़ा मुल्क। ये अरब दुनिया का जो है ना, ये 8वां बड़ा मुल्क है, दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, लिबिया। अच्छा, तो अब ये हुआ कि वो कर्नल कद्दाफी को उसके बाद ये उनके इलाके में जो है जहाँ पर वो उन्होंने पनाह ली हुई थी, उनको जो है वो वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। और ये है 20 अक्टूबर, ठीक है, BBC, दोबारा मैं कोट कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, उससे पहले तो 6th डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट रीच लिबिया बट कद्दाफी फील सिक्योर। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर 7वीं स्लाइड BBC 20 अक्टूबर 2011 को, कद्दाफी किल्ड अ न्यू काइंड ऑफ US फॉरेन पॉलिसी सक्सेस। और ये जो है ये वाशिंगटन पोस्ट जो है 20 अक्टूबर 2011,
Muammar Gaddafi killed in rebel custody as last loyalist holdout in Libya falls. न्यूयॉर्क टाइम्स उस दिन कहता है कि एरेटिक लीडर ब्रूटल एंड डिफाइंड टू द एंड, आखिर तक, क्योंकि जो कर्नल गद्दाफी हैं उनके हाथ में पिस्टल थी और वो उन्होंने नहीं सरेंडर किया था। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का फिर ये कहना था एरेटिक ब्रूटल एंड डिफाइंड टू द एंड। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है 9th स्लाइड, यानी डिफाइंड रहा आखिर तक और उसने अपना हथियार नहीं फेंका। और फिर उसके उनकी बेहरुमती भी हुई लाश के साथ, और वो मनासिर में याद हैं जो वीडियो वगैरह रिलीज़ हुई थी उस ज़माने में। अच्छा, अब आ जाएं आगे। अब आप चलें 2011 से आ जाएं आगे, 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 24 का आखिर पे। अब जनाब क्या सूरत हाल बनती है वहाँ कि वहाँ पर लिबिया में पहली बात तो ये हुई कि वो खाना जंगी तो ख़त्म हो गई 2014 में, वो जो शुरू हुई थी एक दो साल की, कोई 2-3 साल के लिए कोई अबूरी हुकूमत सेटअप बना जिसको सबने एक्सेप्ट किया, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन उसके बाद ही हुआ कि लिबिया में वो खलीफा हफ्तार और जो ट्रिपली के अंदर मौजूद फोर्सेस हैं वो आमने सामने आ गई। और अगर वो जो हम मैप देखें कि जिसमें हु कंट्रोल्स विच एरिया, तो हमें पता चलता है कि ज़्यादा इलाका तो खलीफा हफ्तार के पास है, जो मैंने अभी बात की, और ये आपस में लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये तबरूक में वो हैं और ट्रिपली में वो हैं। ट्रिपली में छोटा सा जो ग्रे एरिया है, इसको मानती है अक़वाम मुत्तहिदा, और इसको मानता है तुर्की, और इसको मानता है कतर, और इसको मानता है इटली, और बाकी अमेरिका, सऊदी अरेबिया, रशिया भी ख्याल ज़हन में रहे कि रशिया और अमेरिका यहाँ पर एक साथ हैं, खलीफा हफ्तार की तरफ हैं। मतलब एक ऐसी वेक्सी में बात कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वेक्सी क्या मतलब, इसी तरह से ये तकसीम हुई कि वो इधर जो है वो टर्की इधर है और कतर इधर है, और रशिया और यूएई और सऊदी अरेबिया और सूडान और फ्रांस और अमेरिका, ये सारे जो है खलीफा हफ्तार की तरफ। तो बहरहाल वो एक वहाँ पे मामला आज तक चल रहा है। लेकिन साथ ही क्या हुआ, साथ ये हुआ कि अगर हम उस देखें कि लिबिया है ना नॉर्थ अफ्रीका, तो नॉर्थ अफ्रीका के नीचे तो फिर वो रियासतें हैं जो कि साहिल की रियासतें हैं, जिनको साहिल कहते हैं। तो साहिल की जो रियासतें हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो उन रियासतों में, अगर ये 7th स्लाइड हम देखें तो उससे पहले ये था कि ये वहाँ पर बुर्किना फासो में और माली में और नाइजर में और ये चाड में, ये 7th स्लाइड में, ये सारी जनाब यहाँ पे फ्रांस और मुख्तलिफ जगहों पे फ्रांस की बेसिस, अमेरिका की बेसिस, ये सारी बेसिस यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन आप आ जाएं 2024 में तो पता चलता है आपको कि ये पूरा जो साहिल का इलाका है, साहिल की जो पट्टी है, जो कू बेल्ट कहलाती है, अब यानी जो 8th स्लाइड में साहिल की पट्टी, तो कंट्रीज जो 2020 से यहाँ पे धड़न तख्ते हुए हैं, सूडान, चाड, नाइजर, उसके बुर्किना फासो, फिर माली, फिर गिनी, तो ये सारी जो पट्टी है इसमें बगावतें हो गई, तख्ते उलट गए, और यहाँ से फ्रांस और अमेरिका के बेसिस ख़त्म हो गए, और यहाँ पर वैगनर ग्रुप आ गया, रशिया आ गया, और यहाँ पे आ गया जनाब चाइना। चाइना की अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये वैगनर ग्रुप 9th स्लाइड, ये अगर हम देखें वैगनर ग्रुप की प्रेजेंस, तो पूरे अफ्रीका में तो वैगनर ग्रुप बैठा हुआ है, और वैगनर ग्रुप ने यकीनन यहाँ से जो इनखला हुआ, यानी आप देखें तख्ता उल्टा किसी और ने, उस गोलगप्पे किसी और ने खाए गद्दाफी को, और एंड में जाके वहाँ पे रशिया बैठ गया, और चाइना जो है वो उसकी इतनी इंगेजमेंट है वहाँ पे। ये 10th स्लाइड अगर हम देखें तो 2024 में हमें चाइना जो है वो नज़र आता है, इथोपिया, कीनिया, ये कॉन्गो, तंजानिया, नमीबिया, मोज़म्बिक, अफ्रीकन यूनियन जो है ये प्रॉपर ये मौजूद है वहाँ पे, और चाइना की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये ग्लोबल साउथ, तो ये जो है ना, ये इसमें अभी इस वक्त ये बहुत ही प्री मेच्योर है कि कौन, देखें रशिया ने आज ये कहा है कि हमारी बेसिस रहेंगी वहाँ पे, हमारी बेसिस जो हैं वो रहेंगी सीरिया में। अच्छा, अब जो हिजबुल्लाह के लोग हैं लेबनान में, उन्होंने सीज़फायर लेबनान के साथ सीज़फायर हो गया, और वो लिबिया की जो लेबनान की आर्मी है वो आगे आ गई। हिजबुल्लाह की क़यादत, बड़ी क़यादत उनकी शहीद हुई है, लेकिन ये कि वो हिजबुल्लाह ने कहा कि उनके जो कासिम नईम है, उनके जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा दुख है
जो भी कुछ हुआ, लेकिन सीज़ फायर है और ये हमारी कट हो गई जो सप्लाई लाइंस थी और वगैरह ईरान के साथ ही वो सारा, लेकिन वो सीज़ फायर होके वो पीछे और आगे लेबनान की आर्मी आ गई और अब ख़त्म। हिजबुल्लाह के पास उनके सारे हथियार सेफ हैं, उनके सारे रॉकेट्स, उनके सारे, वो इस वक्त होता है ना कि पीछे हो जाओ, इस वक्त बिल्कुल इस वक्त, और जो इसराइल का पूरी की जो तवज्जो है वो आ गई गोलान पे। गोलान में यहाँ पर जो अबू मोहम्मद गोलानी, ये अबू शरर जो हैं, तो वो अहमद शरर जिनका नाम है, जिनको गोलानी भी कहते हैं, तो वो जो है अब वो इस दबाव में है कि भाई इसराइल की तरफ से बमबारी क्यों हो रही है मुसलसल। और ये जो है इसके ऊपर आज जॉर्डन के अंदर कल जो इजलास हुआ जिसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी थे और सारे अरब ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा थे, उसमें उन्होंने सबने शाह अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और शाह अब्दुल्ला दोइम से। और शाह अब्दुल्ला दोइम जो है उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इसको, ये मसले को आप हल करवाएं और सीरिया को, इसको इसराइल को रोकें। और ये अच्छा, शाह अब्दुल्ला दोइम है ये। शाह अब्दुल्ला अव्वल जो हैं वो शरीफ मक्का के बेटे थे, जिनको एक फ़लस्तीनी ने मस्जिद अक्सा के बाहर शहीद कर दिया था, फ़लस्तीनी था वो। 12 फिर तलाल आ गए थे, फिर तलाल के बाद उनके बेटे आ गए थे शाह हुसैन बिन तलाल, और फिर उसके बाद शाह अब्दुल्ला दोइम 12। और वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो फ़लस्तीनियों की है जॉर्डन के अंदर। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये सारे जो हैं ये ममालिक जो हैं, ये सल्तनत उस्मानिया टूटने के बाद ट्रांस जॉर्डन और ये सारे, तो ट्रांस जॉर्डन में शाह अब्दुल्ला शरीफ मक्का के बेटे, उनको कहा था कि ट्रांस जॉर्डन में आप आ जाएं। बाद में जो है वो सूरत हाल तब्दील हो गई। लेकिन एनीवे, अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से रशिया जो है वो अपनी जगह मौजूद है, और रशिया के लिए मेडिटेरियन सी में तातस की बंदरगाह तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तातस की बंदरगाह जो है वो 1971 से लेके और आज तक तातस की बंदरगाह तो एक रही। लेकिन अब ये जहन में रखें कि तमाम अफ्रीका में जितनी भी बंदरगाहें और दाएं बाएं हर जगह पर वैगनर ग्रुप मौजूद है, यानी रशिया मौजूद है। रशिया का फुटप्रिंट अफ्रीका में आ चुका है। मेडिटेरियन सी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अफ्रीका उसकी एक बाउंड्री है। अगर आप लीबिया को देखें ना, तो लीबिया के बिल्कुल मेडिटेरियन सी क्रॉस करें तो सामने इटली है। इटली, यूनान, ये सारे जो ह्यूमन स्मगलिंग भी होती है तो ये इसी रास्ते से होती है अक्सर के, जो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और फिर क्रॉस करेंगे और यूनान, टर्की से यूनान, और यूनान जो कि सबसे करीब पड़ता है, तो कई लोग यहाँ से जो जाते हैं। अभी आज जैसे वो ताज़ियत की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये सारे ह्यूमन स्मगलिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है कि भाई कश्ती में बैठो और कश्ती जो डूब जाती है, कभी पहुँच जाती है आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें देखें कि ये लॉन्ग टर्म कैसे होगा। अभी तो एक आपको मामला नज़र आया ना, अच्छा वो गोलान इधरों ने बहुत स्ट्राइक्स की, इसराइली स्ट्राइक्स किए जा रहा है सीरिया पे, सीरियन आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई, सब हो गया। लेकिन उसके साथ इशू ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। वो सारे मुल्क जिन्होंने कद्दाफी को हटाया था उसके बाद वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। अब क्या होगा। शाम जो है, यानी अभी बड़ा प्रीमेच्योर, इसमें से जो मुल्क निकल गए ना साइड में, मिसाल के तौर पे जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह को बहुत शदीद नुकसान पहुंचा, उनकी क़यादत शहीद हो गई, सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी लोग, लेकिन वो पीछे हट गए। उनके पास उनके वेपन्स हैं, ये ज़हन में रखें। उनके वेपन्स, स्ट्राइक्स हुई, सब कुछ हुआ, मगर वो जो रॉकेट्स और ये सर वो अपनी जगह सर्वाइव कर गए। दूसरी बात यह है कि जो टर्की है उसके लिए अब ये, क्योंकि यहाँ पर अब टर्की के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि टर्की जो है उन्होंने आज ये कहा भी है टर्की ने कि हम अगर ये हमसे कहा गया, डेमास्कस की अथॉरिटीज़ ने कहा, तो हम उनको एड प्रोवाइड करेंगे। हम वहाँ पे उनको जो है वो, ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने 14th टर्की रेडी टू ऑफर मिलिट्री ट्रेनिंग टू सीरिया इफ़ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। अगर वो कहते हैं तो जो है उनको हम वहाँ पे मिलिट्री कवर देंगे, लेकिन वो कहाँ, किस जगह देंगे, ये सवाल है। ये सवाल है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन चला गया है, एक स्ट्रॉन्ग मैन के जाने के बाद, स्ट्रॉन्ग मैन ब्रूटल भी हो सकता है, रुथलेस भी हो सकता है, सद्दाम हुसैन भी हो सकता है, लेकिन वो जोड़ के रखता है।
बशारुल असद जो हैं वो सारी अपनी जो भी उनकी हरकतें हैं ये वो आगे पीछे, उसके बावजूद वो जो है एक स्ट्रांगमैन तो थे। जैसे जैसे सीरिया को अब सीरिया जो है वो तकसीम हो गया, जो मैंने कल भी बात की थी। एक उसका इलाका जो है उसमें वो कुर्द हैं जो कि टर्की के अगेंस्ट हैं, और उन कुर्दों के पास जो कि टर्की के अगेंस्ट है वहाँ पे तेल है, ऑयल उनके पास है। बाकी जो दूसरे इलाके हैं वो उनकी कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टर्की के लिए सिर्फ ये है कि वहाँ से टर्की को एक प्रॉब्लम होता रहा है, लेकिन वहाँ जो कुर्द हैं उनको टर्की से, जो टर्की के साथ बड़े इलाके में हैं, वो टर्की के सपोर्टर हैं। जो येलो है उस मैप में, जो मैं कल भी दिखा रहा था कि उस मैप में जो येलो हिस्सा है, उस येलो हिस्से जो अगर कल वाला मैप दोबारा दिखा सके तो वहाँ पर वो कुर्द हैं जो कुर्द जो है बहुत बड़े इलाके में, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है। अमेरिका सपोर्ट करता है और वो जो है वो अमेरिका सपोर्ट करता है, और अमेरिका जो है वो उनके साथ है। अच्छा, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने आज ये भी कहा है कि हम यहाँ से इन सारे कुर्दों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अमेरिका सपोर्ट करता है। ये जो अगर आप इनके नेबर्स को देखें ना, अगर आप सीरिया के पूरे मशरिक़ वस्ता के अगर नक्शा कोई अगर हमारे पास हो, अगर हम पूरे मशरिक़ वस्ता को देखें ना, तो सऊदी अरेबिया डिस्टेंस दूर है, सऊदी अरेबिया दूर है, फौरी बॉर्डर्स उसके नहीं लगते सऊदी अरेबिया के। और अगर हम 13 स्लाइड देखें तो ये सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स लगते नहीं हैं, इराक़ के लगते हैं, जॉर्डन के लगते हैं, 2 मुल्कों के लगते हैं। और इसी तरह से ओमान दूर है, यमन दूर है, मुत्तहिदा अरब अमारात दूर है। ये सारे ममालिक जो हैं ये ज़रा दूर हैं, ठीक है ना। ये ईरान भी दूर है। आप देखें सीरिया, ईरान जो है ये थोड़ा डिस्टेंस है। इसी तरह से टर्की के बॉर्डर लगते हैं सीरिया के साथ। सऊदी अरेबिया दूर है, दरमियान में जॉर्डन आता है और इराक़ आता है, और यूएई और ये सारे मुल्क तो पीछे हैं, कतर भी दूर है। इशू ये सारा कि अब इस रौले को निपटाएगा कौन, इस रौले को निपटाएगा कौन? मतलब अभी तो ये बात हो रही इंक्लूसिव गवर्नमेंट, फलाना डिमाकना, आगे पीछे दाएं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ से तालिबान गए थे 2001 के बाद। तो ये हो गया था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इतने साल गुजर गए, फिर आपस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो अभी बड़ा प्रीमेच्योर है ये कहना, क्योंकि रशिया जो है वो पुल आउट कर गया। अच्छा, ईरान जो है अगर ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अच्छा इनके अंदर भी एक ग्रुप नहीं है, ये हरकत तहरीर शाम बहुत से ग्रुप्स का मजमूआ है, और एक ख़ास मरहला आता है कि उनके अंदर ही एक दूसरा एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है कि भाई आपने इसराइल के साथ क्यों नहीं इसराइल को जवाब दे रहे, ठीक है ना, आप इसराइल को जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो एक क्राइसिस आ जाता है। एक जमात नहीं है, ये ध्यान में रखें। हरकत तहरीर शाम बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी जमातें हैं। तो अब यह है कि अब कतर ने भी इनको संभालना है, इनको सऊदी अरेबिया ने संभालना है, इनको तुर्की ने संभालना है, रशिया थोड़ा सा साइड पे, चाइना थोड़ा सा साइड पे, ईरान जो है वो अपने आप को इस वक्त साइड पे करके पूरी कोशिश करेगा कि ईरान पे स्ट्राइक ना हो, क्योंकि अगर ईरान पे स्ट्राइक हो गई तो ये ध्यान में रखें कि फिर उसके बाद, अच्छा ये मिलिटेंट ग्रुप जो कि सुन्नी है, तो अगर इनका फड्डा ज़्यादा बढ़ता है तो साथ इराक है जो कि अहले तशी है। आप वक्फा लें, उसके बाद बात कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि शाम में आगे क्या होगा अभी कोई नहीं जानता। हाँ, अभी तो एक डेवलपिंग, अभी तो केओस है ना, अब उसमें आगे इनको कैसे देखिए ना। अभी तो गज़ा की वहाँ से जो क़यामत वहाँ पे गुजरी है, वो जब दुनिया देखेगी, मेरी बात करता हूँ, वहाँ से पता चलेगा ना कि क्या कुछ हुआ है वहाँ पे। और उसके साथ ही जो है वो ये बहुत अहम है कि जो जॉर्डन है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि हिज़्बुल्लाह अलग है जो कि उसमें अक्सरियत अहले तशी की है, और जो फ़लस्तीनी है वो सुन्नी है मेजॉरिटी, और उर्दन में सुन्नी मौजूद हैं, फ़लस्तीनी बहुत ज़्यादा, बल्कि इतना ज़्यादा उनकी जो अहलियाँ हैं वो जो मलका रानी है वो ख़ुद फ़लस्तीनियन ओरिजिन है उनका, और वो इतना ज़्यादा सोसाइटी में एक ज़माने में तमाम फ़लस्तीनियों को जो है वो नेशनलिटी तक दे दी गई थी जॉर्डन की तरफ से। लेकिन बहरहाल वहाँ, और अगर आप कैंप्स देखें तो बहुत बड़ी तादाद में कैंप्स जो हैं वो जॉर्डन में मौजूद हैं, जो फ़लस्तीनी महाजरीन के जो कैंप्स हैं। तो जॉर्डन दरमियान में है। फिर तो इशू ये है सारा कि
ये हो तो गया, यही बिल्कुल ऐसे ही है ना, सद्दाम हुसैन गए तो भेजना, उसके बाद क्या होगा? अच्छा जी कदाफी को हटाओ दो, गया क्या, फिर क्या होगा? यमन के अंदर जो है वो गिरा दो, अब फिर क्या होगा? तो आखिर में हूतीज बैठ गए ना आके। तो वो जो एक यमन था वो ज़्यादा मुनासिब था, बजाय इसके कि अब हूतीज काबू में नहीं आ रहे, ठीक है, और वो रशिया और चाइना से रब्ता उनका मुस्तकिल। तो इसी तरह से यहाँ पर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें रशिया देखें, रशिया की नेवल बेसिस अब एक तो तारतस पे है ना, लेकिन रशिया अफ्रीका में आ गया, उस अफ्रीका में जहाँ पर कदाफी को हटाया था, और कदाफी को अमेरिका ने और नेटो ने हटाया था, और 104 मुल्क सारे, और उस वक्त जो है वो सब ने कहा कि कदाफी की मुखालिफ हुकूमत को, लेकिन फिर उसकी खाना जंगी हो गई। फिर आप लीबिया को देखें ना तो आपको मॉडल समझ में आता है, या आप यमन को देखें, जो मुल्क इंतजार का शिकार होते हैं फिर उनको इकट्ठा कोई भी नहीं कर सकता। एक मुल्क अगर टूटता है ना वो फिर आसपास के सारे मुल्कों में, मैंने आपसे कहा जैसे ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, मिसाल के तौर पे ये जो भी ग्रुप्स हैं, एक तो ये कि हरकत तहरीर शाम एक जमात नहीं है, उसके सरबराह जो है वो एक है, लेकिन उसमें अंदर कई ग्रुप्स हैं। तो उन ग्रुप्स के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही है कि आपने ये गुलाम की पहाड़ियों से इधर कैसे आ गए। ये तो एक 1974 का मुआहदा जो है जो हुआ था, जिसको दुनिया तस्लीम नहीं करती, सिर्फ ट्रंप ने 2019 में माना था, गुलाम की पहाड़ियाँ उतर के इधर आ गया। अच्छा, जो अरब न्यूज़ है उन्होंने आज 11 स्लाइड हम देखें कि सीरिया डिफेक्टो लीडर नॉट इंटरेस्टेड इन न्यू कॉन्फ्लिक्ट डिस्पाइट इजरायली अटैक्स, यानी वो इसराइल के साथ, यानी वो हर तरफ हरकत कर रहे हैं, हरकतुल तहरीर शाम वाले, सवाए इसराइल के अलावा हर तरफ हरकत कर रहे हैं वो। तो ये जो है ये भी एक क्राइसिस है भाई, कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं इसराइल ने उनकी आर्मी सारी तबाह कर दी, और आर्मी ज़ाहिर तबाही होनी थी, वो तो आर्मी तो लड़ी नहीं, ठीक है, वो तो आए और वो आर्मी भाग गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। कुछ आर्मी ने हो सकता है मुख्तलिफ ग्रुप ज्वाइन कर लिए। जब ये हुआ ना इराक वाला मामला, तो मुझे याद है अच्छी तरह कि मैं उसके बाद जब इराक कवर करके पाकिस्तान आया तो मुशर्रफ साहब से एक महफिल में मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि इराक की आर्मी तो बिल्कुल ही, मेरा उस वक्त मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी मैं जब कुवैत से एंटर हुआ हूँ बसरा, और बसरा से ऊपर शुमाल की तरफ में जब जा रहा था शत्तुल अरब से और इन सारे इलाकों में, तो मैंने मुशर्रफ साहब को अपना एनालिसिस उस वक्त दिया, और भी उनके साथ एक महफिल में और भी शख्सियात बैठी थी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़ौज उधर ही मौजूद है, उन्होंने सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म्स उतार दी हैं, और वो तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि वो कहाँ गई, इराक की फ़ौज भाग गई। मैंने कहा जी भागी नहीं है, फौजी भागे वो बस मलेशिया बन गए। तो इसी तरह से सीरिया में ये हम नहीं जानते कि सीनियर आर्मी कहाँ गई है सरेंडर करके, क्या वो मलेशिया में शामिल हो गए हैं या वो फ़रार हो गए हैं, फ़रार हुए तो कहाँ फ़रार हुए हैं, तो वो मलेशिया का हिस्सा बन गए, कुछ कुर्दों के साथ, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ दाएँ बाएँ सारा। तो ये अभी आने वाले दिनों में डेवलपिंग स्टोरी। अच्छा, फिर इसको संभालेगा कौन? क्योंकि जो रशिया है, दो बातें हो रही हैं इस वक्त फौरी तौर पे। एक तो यह है कि रशिया जो है वो इस महीने के आखिर यानी 1 जनवरी को जो ब्रिक्स की सदारत है, सरबराही, वो जारी है ब्राज़ील के पास। 1 साल ब्रिक्स का सरबराह रहा रशिया, ठीक है, प्रेसिडेंट पुतिन उनके पास सदारत रही, और अब रोटेट होके वो 1 जनवरी से ब्राज़ील के पास चली जाएगी। यानी ब्राज़ील में 1 जनवरी के बाद आपको पूरे 1 साल 2025 का जो 1 साल है, तो ब्राज़ील में आपको ब्रिक्स के ममालिक नज़र आएंगे, उनके सरबराहान का इजलास हो रहा है, उनके वज़राए ख़ारजा मिल रहे हैं, उनके मुख्तलिफ लोग मिल रहे हैं, जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही है वो वही हो रही है, बोलीविया और क्यूबा उसमें आना चाह रहे हैं। अच्छा, और ज़ाहिर है कि जो प्रेसिडेंट लूला है उनकी पूरी कोशिश होगी ब्राज़ील की और मुल्क सारे शामिल हो जाएं, जो लैटिन अमेरिका वो ज़्यादा उसमें आ जाए। और साथ ही जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो साइड पे होके उन्होंने कहा अभी इसको इधर ही छोड़ दो, जो ये रौला रप्पा इधर छोड़ के साइड पे हो जाओ, क्योंकि वो उनके लिए यूक्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर 2 जगहों पे हंगामे हो रहे हैं। 2 जगहों पे इस वक्त आप समझें कि उसको जो भी नाम दिया जाए, लेकिन जॉर्जिया में प्रो रशियन प्रेसिडेंट जीत गए इलेक्शन जॉर्जिया में, और उसके बारे में जो गार्डियन है वही कह रहा है कि जॉर्जियन लॉ मेकर्स इलेक्ट फार राइट एंटी वेस्ट हार्डलाइनर एज न्यू प्रेसिडेंट। अब ये जो प्रेसिडेंट है उनके जो जॉर्जिया में जीते हैं, तो ये जो केविलाशविली, ये जो हैं ये पहले फुटबॉल खेलते रहे हैं, और वहाँ पर जो है ये EU के ख़िलाफ़ हैं, और ये जो है ये तो इसको CBC न्यूज़ जो है वो इस तरह कह रहा है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हंगामे भी हो रहे हैं, इन रशिया एज आर अ बैटल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री टुवर्ड्स यूरोप और एशिया।
अच्छा, तो यानी जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, वो रोमानिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था, वो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट जो हुआ था वो दूसरा राउंड हो नहीं सका, वो प्रो रशिया था, तो वो उन्होंने कोर्ट ने कर दिया, लेकिन रोमानिया में भी वो, और वो उधर कब्जा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। शी जिनपिंग शायद ट्रंप की दावत कबूल ना करें, अभी तक जो चाइना से इतलात आ रही है, ट्रंप ने उनको बुलाया है 20 जनवरी को, लेकिन शायद ना जाएं। और दूसरी जो बात है वो इंपॉर्टेंट ये है कि जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो मुआवजा तो हो गया, अपना अहदा उन्होंने छोड़ दिया, जो वजीर आजम नए आए हैं वो इलेक्टेड नहीं है, और अभी मुआवजा हो गया, लेकिन जो आखिरी फैसला है कि वो सदर रहेंगे नहीं रहेंगे वो अदालत करेगी। जो मैंने पहले भी बात की थी पहले भी, कि मुआवजा अगर हो जाता है तो ये पूरा केस जाएगा उनकी सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में से के 9 में से 6 जज जब फैसला कर देंगे कि ये आदमी सदर नहीं है, तो फिर वो सदर नहीं रहेगा। तो अभी कायम मकाम सदर तो बन गए हैं उनके जो वजीर आजम है, और वो काबिल कबूल हैं कंजर्वेटिव्स को भी, लिबरल्स को भी, लेकिन यह है कि जो हतमी फैसला है वो वहां की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत है। अब एक गुफअप है वहां पे कि अच्छा, सियोल की तरफ से, जनूबी कोरिया की तरफ से आज रशिया कांटेक्ट हुआ है कि जी आप ये बराए करम, ये नॉर्थ कोरिया और इस पे इस वक्त कोई क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई क्राइसिस नहीं है। कीव वाले कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया है, वो नॉर्थ कोरिया मौजूद है और यूक्रेन में लड़ रहा है और वो वहाँ पे इशूज़ हैं सारे। और जॉर्जिया और बेलारूस और ये मुल्क जो हैं यहाँ पर देखें ना, रशिया फोर्टिफाई कर रहा है, रशिया मजबूत बना रहा है बेलारूस को कि कोई और हमारे यहाँ पे दाएं बाएं आसपास जो है, यूक्रेन में जो कुछ हुआ मतलब ये जॉर्जिया में ना हो, ये जो है ये रोमानिया में ना हो, ये आसपास के सारे जो मुल्क हैं वहाँ पर। और यूरोप एक तरह से आप देखें ना, यूरोप के अंदर जो ट्रंप आ रहे हैं तो यूरोप के अंदर अपनी बेचैनी है कि क्या करना है भाई वहाँ पे। और इस इंतहाई सेंसिटिव मरले पे फ्रांस के अंदर उनके वज़ीर आज़म कितनी देर सस्टेन कर पाते हैं, जो इटली की वज़ीर आज़म है वो। अच्छा, फिर वो सीरियंस, ये शुरू में तो बड़ा अच्छा हुआ था कि जी सीरियंस को निकाला जाए, जर्मनी ने कह दिया सबको निकाला जाए सीरियंस के अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा रेफ्यूजी सीरिया में, और ये मसला टर्की में भी बहुत सीरियन रेफ्यूजीज हैं। ये सिर्फ कुर्दों का मसला नहीं है, टर्की में जाए ना तो टर्की में बहुत रेफ्यूजीज हैं, और इतने रेफ्यूजीज हैं कि वो जो टर्की की सड़कों पे और इधर कभी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कभी ये हो रहा होता है, जॉब्स उनके पास है नहीं, और वो टर्की की में वो बहुत ज़्यादा लोग आ गए, वो कुर्द नहीं है सारे, वो रेफ्यूजीज हैं। और हमने तो यानी पाकिस्तान ने तो बहुत रेफ्यूजीज अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान बर्दाश्त किए हैं ना, हमारे यहाँ हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारे सब कुछ हैं, सोसाइटी में जैसे भी इंटीग्रेट हुए, लेकिन हर मुल्क के अंदर ये नहीं होती सख्त कि इतनी बड़ी तादाद में वो महाजरीन को बर्दाश्त करे। अब वो महाजरीन जो है वो टर्की में भी हैं, वो यूरोप में भी, हर जगह, तो उन्होंने कहा कि वापस भेजते हैं तो यहाँ से खबरें आनी शुरू हो गई हो, तो क्रिश्चियंस को मारना शुरू हो रहे हैं, और ये हैं और वो है सारा, तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वो। डेमोक्रेसी इज ऑलवेज नॉइजी, बड़ा नॉइज़ होता है डेमोक्रेसी में, ठीक है ना। साउथ कोरिया में अब एक रौला पड़ा हुआ है ना कि क्या हो गया भाई, कैसे मतलब है कि वहाँ पे CIS हो रही थी, क्या था, फौज थी, मतलब कोई सर पैर नहीं है, नॉन इलेक्टेड, सबसे उनका जो करीबी अलाय है उसको सदर जो है वो इम्पीच हुआ है, कोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा जो नॉन इलेक्टेड है वो उससे कैसे बात होगी, 3 महीने में मीटिंग होगी। इससे पहले जो प्रेसिडेंट इम्पीच हुए थे उनका अदालत ने फाइनल फैसला सुनाने में 3 महीने ले लिए थे, 3 महीने के बाद फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ ये आदमी सदर नहीं है, पता चला जजों ने कह दिया तो ये सदर है, फिर क्या होगा, अजीब वाला। तो ये अब इशू ये है कि इसमें से मेरा ख्याल है कि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है कि सीरिया में हो तो गया, एक स्ट्रॉन्ग मैन चला गया, वो ब्रूटल था, रुतलेस था, फलां था, जो भी था, लेकिन व्हाट नेक्स्ट इज द इशू। टर्की जो है वो ज़ाहिर है कि इस पूरे इलाके में टर्की आता है, तो अब ये पूरा जो एक ग्रीन हमें नज़र आ रहा है, तो क्या यहाँ बाकी मुल्क टर्की को आने देंगे? क्या टर्की जो है वो कुर्द जो वहाँ पर दूसरे इलाके में बैठे हैं वो क्या टर्की को तंग करेंगे, या टर्की उनके साथ उनको भी कंट्रोल कर लेगा? टर्की सीरिया की अपनी आर्मी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मलेशियस के साथ मिल गई है, तो सीरिया की नई आर्मी कैसे बनेगी? क्योंकि हम अगर लीबिया के मॉडल को देखें या यमन को देखें, मुल्कों के टूटने के बाद, इंतशार के बाद वहाँ फ़ौजों का बनना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप देखें ना, अभी तक अफ़गानिस्तान के अंदर मतलब वहाँ पर अमेरिका चला गया, लेकिन वहाँ पर अफगान नेशनल आर्मी पता नहीं क्या बनाई हुई थी उन्होंने, इतने हज़ार लोग, पता नहीं गोश्त थे क्या थे, खुदा जाने, तो वो तो मेल्ट डाउन हो गए सारा। अब तालिबान आए, उनके लिए अब आर्मी बनाना, मुल्क बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतना आसान नहीं होता ये खाना जंगी के। तो अब यह है कि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, ठीक है ना, और इस डेवलपिंग स्टोरी में जो पड़ोसी मुल्क हैं यानी जॉर्डन,
लेबनान तो सीज़फायर पे चला गया ना, लेबनान तो सीज़फायर पे चला गया। वो तो उसने कहा कि ये लेबनान नेशनल आर्मी आ गई, उनकी जो अपनी लेबनान की आर्मी है वो आ गई, हिजबुल्लाह पीछे चली गई और उनके पास वेपन्स हैं, वेपन सारे सेफ हो गए। हिजबुल्लाह के वेपन्स अपने पास हैं, वो टू फाइट फॉर अनदर डे, तो वो अपनी जगह मौजूद है। तवज्जो इधर आ गई। अब यहाँ प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि भाई आप सीरिया को कि आप यहाँ पर काबिज हो गए हो और आप तो हरकत तहरीर शाम हो और आप सीरिया से क्यों नहीं लड़ रहे, सॉरी इसराइल से क्यों नहीं लड़ रहे, इसराइल क्यों किए जा रहे हैं। और अगर टर्की अपनी फौजें उतारता है तो फिर उसके बाद एक नया सिनेरियो डेवलप होता है। तो डिवेलपिंग स्टोरी है। लीबिया से, इन मुल्कों से जो इंतशार का शिकार होकर टूटते हैं, उनसे बहुत सबक है, जो बहुत सबक सीखे जा सकते हैं। इतना आसान नहीं होता फिर उनको मैनेज करना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह।